हेलो फ्रेंड्स, सो गुड इवनिंग। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है फैराडे लॉ। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, जो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लाइक हाइड्रोजन गैस। या जैसे सबको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है। क्या है? ये इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या डाला हुआ है? इसमें है हमारा एक्वस NaCl। एग्जाम्पल है, बस आपको ध्यान रखना है। क्या क्या होगा कि इसमें जो ये कैथोड है, हमारा कैथोड पे क्या जाके डिपोजिट होगा? H+ आयन। इसमें मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? इस रॉड पे, जो कि एनोड है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज कौन है? Cl- OH-, Cl-। यहाँ पे क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 जाके लिक्विड होगा। अब होता क्या है कि मुझे अगर पता करना है और क्या बच जाएगा फाइनली, इसमें जो बच जाएगा देखो, यहाँ पे H+, Na+, Cl- OH-। देखो Cl चला गया एनोड पे, H+ चला गया कैथोड पे, बचा क्या? NaOH। तो इसमें रिमेनिंग क्या बच जाएगा? NaOH। ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पढ़े थे। मैं बस समझा रहा हूं क्या क्या होता है। अब क्या NaOH बच गया? जब NaOH सॉल्यूशन में बच गया तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, यानी बेसिक हो जाएगा। ये वीडियो बाद में बेसिक हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन गैस कहा जाता है, क्लोरीन कहा जाता है, एनोड पे आता है, कैथोड पे कौन जाएगा, ये सब बेसिकली हमारा कौन सा पार्ट था? ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव में क्या होता है। अब मुझे जानना है, बताओ इसमें H2 गैस कितना ml या कितना लीटर जाके लिबरेट हुआ? Cl जो है, Cl गैस कितना जाके लिबरेट हुआ होगा एनोड। जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमारे फैराडे साहब आते हैं, और फैराडे साहब ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमारे पास दो लॉ है। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और सेकंड क्या है? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन देखते हैं बारी बारी से, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ। सो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो क्या है हमारे पास? अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास सेम मीटर है, मैंने लिया मोल्टेन NaCl। क्या लिया? मोल्टेन NaCl। ठीक है, क्या लिया? मोल्टेन NaCl। ये मैं लिया, इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोड लिया मैंने, एक इलेक्ट्रोड इधर लिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लिया। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया मैंने? दोनों इलेक्ट्रोड को, जैसे इसने ये लिया कैथोड, एक लिया एनोड, और इसको बैटरी के थ्रू पर आपको शायद नहीं दिखता होगा, मैं थोड़ा नीचे इसको ड्रॉ करता हूं कि मैंने क्या किया। सपोज आपके पास एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। मैंने क्या किया, इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या बन गया मेरा? कैथोड। और ये पॉजिटिव क्या बन गया हमारा? ये बन गया एनोड। और इसमें मैंने क्या फिल किया हुआ है? NaCl, Na+ Cl- अब जो कैटायन कहाँ जाएगा? कैटायन यानी प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास, यानी कैथोड। तो कैथोड पे कौन डिपोजिट होगा? देखो यहाँ पे लिखा है Na+, कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा कैथोड पे, और जो Cl- है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एनोड। आपने इसका रिएक्शन पढ़ा था कि जो कैथोड में रिएक्शन होगा क्या होगा? Na+ क्या करेगा? Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? सोडियम। कहाँ डिपोजिट होगा सर? तो फिर से मैं लिख रहा हूं, ये होगा कैथोड पे डिपोजिट। सिमिलरली ये Cl जो माइनस है, दो Cl आएगा,
दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Cl2 बना देगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस करके ऐड कर दो, आपको सब रिएक्शन आ जाता है। ये आ गया आपका एनोड। ये सब आप कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब मुझे जानना है कि जो मास है, जो क्वांटिटी है, वो कितना डिपॉजिट हुआ है सोडियम आयन का, सोडियम का कहाँ पे, कैथोड पे। मुझे पता करना है कि जो क्लोरीन गैस रिलीज हुआ है वो एनोड पे कितना आया। ठीक है, जब ये दो चीज मुझे पता करना हो तो अब आते हैं फैराडे लॉ पे, जो फर्स्ट लॉ है। तो मैं फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिखता हूँ, आपको देखते जाना है, पूरा ड्राइव करेंगे यहाँ पे अच्छे से, कुछ भी करेंगे। तो पहला है क्या, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ किसका, फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ। अब ये क्या बोलते हैं सर, यह बोलते हैं, देखो सिंपल है, देखो जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा, सपोज जितना ज्यादा चार्ज दिया जाएगा क्या होगा, उतना ही डिपोजिशन करेगा, मतलब उतना ही डिपोजिट होगा नहीं। आप देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, पॉजिटिव न्यूट्रल बचा हुआ है, अगर एक तरह से क्या है, ये खींच रहा है ना, आप सोचो चार्ज ज्यादा मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा यानी V * I होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वो जितना ज्यादा चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो उतना ज्यादा प्लस चार्ज अट्रैक्ट होगा, उतना ज्यादा प्लस चार्ज मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि वेट ऑफ डिपोजिशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेट ऑफ किसका सर, ये डिपोजिशन किसका डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑफ कैटायन देता हूँ आपको, या फिर एनायन लिख देता हूँ, आपको समझ आना है, या मेटल या गैस, मेटल या फिर इसमें गैस, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चार्ज। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो वेट है W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा चार्ज, यही बोला गया। इसके बराबर चार्ज, क्या चार्ज, तो चार्ज सप्लाई, आप बोल सकते हो चार्ज सप्लाई। ठीक है, चार्ज सप्लाई यहाँ पे लिया। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q के। अब जब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q को, तो आपको पता है कि इसमें जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या इसमें आता है सर W = Z इंटू कोई कांस्टेंट आएगा Z इंटू Q, और इस Z को ही बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब ये जो Z है वो Z मुझे निकालना है, ये Z क्या है, मुझे निकालना है। अब आपको मैं एक समझाता हूँ थोड़ा सा, क्या Z कैसे निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि Z निकलेगा तो मैं W निकाल सकता हूँ। अब Z आप सोचो, एक आपने पढ़ा था कि मैं हिंट करता हूँ कि सर 1 मोल चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज कितना होगा, बता सकते हैं, चार्ज कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना। देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पता है कितना होता है, 1 into 10 to the power क्या 1.6, 1 मोल पे 1.6 into 10 to the power -19 किलो 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23, जो आपको पता है वाटर नंबर क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली में आता है 96,500 कूलम चार्ज। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये होता है 96,500 कूलम चार्ज। और इसी को तो बोलते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे इज नथिंग बट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और इसी को क्या लिखते हैं 96,500 कूलम चार्ज। तो आपको ये भी माइंड में रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ वापस मैं आप सोचो कि यहाँ पे जेड क्या है, मैं लिखूं कि अगर मैंने चार्ज दिया, इसको मैंने चार्ज दिया तो C है, यानी Q का वैल्यू अगर मैं 1 कूलम करूं, 1 कूलम,
तो जो हमारा वेट डिपॉजिट होगा वही हमारा जेड के बराबर होगा। तो आप बोल सकते हो कि जेड इज नथिंग बट इट इज द मास डिपॉजिटेड by the apply of 1 कूलम चार्ज। तो आप जब 1 कूलम चार्ज दोगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही उसके जेड के बराबर हो जाएगा, जो कि होता है क्या, केमिकल इक्विवेलेंस, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से अब मैं निकाल के दिखाता हूं कि कितना आएगा। आपको वैसे याद भी रखना है ये फार्मूला जो निकल के आएगा कि देखो अगर मैंने सपोज मान लो अभी मैं लिया कॉपर, ठीक है, सपोज मैंने लिया कॉपर, क्या होगा Cu2+ कॉपर क्या होगा Cu2+। अब जो कॉपर है वो हमारा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर बन जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट हो कॉपर डिपॉजिट हो। अब आप सोचो कि सर कॉपर जब डिपॉजिट हुआ तो 1 मोल कॉपर अगर मुझे चाहिए होगा, 1 मोल कॉपर चाहिए होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, कितना चार्ज चाहिए इसको चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बोल सकते हो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो 1 मोल कॉपर तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल वेट के लिए 1 मोल कॉपर के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो Q इक्वल टू 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और मैंने जेड का वैल्यू पढ़ा है कि जेड उसको बोलते हैं जब 1 कूलम चार्ज में जितना वेट आता है, तो मैं लिख सकता हूं कि सर 2 × 96,500 जब चार्ज था तो हमारा वेट था कितना मोल, 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर। तो इसी को मैं अगर बोल दूं कि 1 कूलम चार्ज हो तो हमारा जो वेट आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 मोल अपॉन 2 × 9655। ठीक है, अब आप कुछ देख रहे हो, देखो 1 मोल अपॉन 2, देखो तो ये क्यों क्या है, ये कुछ नहीं एन फैक्टर है। आप देखो ये क्या है, एन फैक्टर है हमारा। 2 क्या था, 2 आ रहा है 1 एन फैक्टर। देखो यहाँ पे 2 जो है हमारा क्या है, एन फैक्टर एक है, एक कोई चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वही होता है एन फैक्टर हमारा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 है। एक तरह से देख सकते हो 1 कूलम चार्ज के लिए जो वेट रिक्वायर्ड हुआ वो कितना हो गया, आप देखो 1 मोल अपॉन 2 × 96,500 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मोल अपॉन एन फैक्टर कुछ दिख रहा है, इसको बोल सकता हूँ ये 1 मोल से जितना वेट चाहिए ये वेट कहना है क्या हमारा, ये वेट हो गया जेड के बराबर क्योंकि 1 कूलम चार्ज से आया है। और यही हो गया कितने बराबर, मोल अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया मोल अपॉन एन फैक्टर और ये है अपॉन 96,500 बोल सकते हैं। अब देखो आगे तो आपको याद रखना है कि n अपॉन, अब ये क्या होता है, मोल अपॉन एन फैक्टर को बोलते हैं क्या, मोल अपॉन एन फैक्टर को बोलते हैं अपन E इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक होता है, ये देखो क्या इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। सॉरी यहाँ से क्या करते हैं जैसे कि E जो है क्या आ गया 96,500 और इसी को बोलते हैं, इसका मतलब जेड का वैल्यू हमारे पास आ गया E अपॉन F। तो जरा उस फार्मूला को अच्छे से लिखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारा, कि फर्स्ट लॉ जो बोलता है वो इस तरह से कि जो वेट होगा, जो वेट डिपॉजिट होगा, जो हमारा वेट डिपॉजिट होगा वो हो जाएगा जेड इनटू क्यू। जेड को लाया मैंने E इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इनटू क्यू और ये E अपॉन F क्यू को लिख सकते हैं I इनटू T। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया वेट का फॉर्मूला। F क्या है आपका, F तो
फिक्स है 96500 अप्रोक्सीमेटली आता है इतना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं, तो ये इसको लिखते हैं क्या मोल, और मोल को लिखते हैं W बाई मोलिकुलर वेट। देखो यहाँ पे कि जो वेट है हमारा वो क्या हो जाएगा, ई को लिख सकते हैं क्या, ई को लिखते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर और इनटू 96500 इनटू आई इनटू टी, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से और अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तो आप इसको घर भी ले जा सकते हो, और ये आपका आ गया वेट। रहने दो, यहाँ से मैंने काफी लिखा था और क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मोल अपॉन इक्विवेलेंट। अब देखो और करना हो तो वेट अपॉन लिख सकते हैं इसको, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या आ गया था E अपॉन F, या था मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वेट अपॉन ये लिख सकते हैं क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा I इंटू टी अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तो बस यहाँ ध्यान रखना क्या, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, इसके बाद अपन सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या कि सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है। तब आपको याद रखिए, मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल डिपोजिटेड, अगर AgCl मैंने लिया, क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऐसे कि मैंने लिया AgCl, ठीक है, AgCl, और इसको मोल्टेन स्टेट में, ऑफ कोर्स ये मोल्टेन स्टेट में है, हमारा मोल्टेन स्टेट में है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया तो कितना था, जो करंट था हमारा वो था I इक्वल टू 0.5 एम्पियर का करंट सप्लाई था। कितने टाइम के लिए सप्लाई किया गया, तो टाइम जो था दिया हुआ वो 10 मिनट के लिए दिया गया था। पूछ रहा था हमारा कितना मोल डिपोजिट होगा Ag, पूछ रहा था फाइंड द मोल डिपोजिटेड ऑफ Ag एट द कैथोड। आपको क्या करना है, आपको पहले निकालना है वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू निकालना होता है क्या, Z E by F, E अपॉन F इनटू क्या आ जाएगा Q। आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जो W होगा वो जाएगा E क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आपको लिखना है यहाँ पे मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, क्या आएगा एन फैक्टर आपका आ जाएगा 1 यहाँ पे, और इनटू 96500, और ये I देखो Q को लिखेंगे I इंटू टी, तो I दिया हुआ 0.5 इनटू टाइम है 10 मिनट, तो इसको कर लो सेकंड में, ठीक है। आपका यहाँ से वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो वेट इक्वल टू ये है 108 अपॉन 1 इनटू 96500 इनटू 0.5 इनटू 10 इनटू, यहाँ से आपका वेट निकल जाएगा। जब वेट निकल जाएगा तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। आपको पता है कि Ag का मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट है हमारा 10 n फैक्टर Ag प्लस 1 होता है, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, कल काफी इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी करेंगे, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू।